हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही टेक्नीशियन और एनटीपीसी आरआरबी एसआई के एग्ज़ाम के लिए साइंस के पोर्शन को कवर करेंगे। तो साइंस के पोर्शन में जिस टाइप के एमसीक्यू बनाए जाते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से समझेंगे, इनके जो भी पॉसिबल आंसर होंगे आप ट्राई करें कि उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करने का। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन ग्रीवा कशेरुका है। ठीक है, ए बोला जा रहा है आपका सरीसृप है, बी है आपका जिराफ, सी है आपका चूहे, डी है पक्षी। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? करेक्ट ऑप्शन इज हियर डी। ठीक है, हमारे पास सही आंसर कौन सा होगा? पक्षी है। ठीक है, पक्षी की आपकी अधिक गर्दन कशेरुका होती है। ठीक है, ग्रीवा कशेरुका क्या होती है? ये आपकी अधिक होती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है, डेस कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। इनमें से कौन सा है जो आपका एक कार्बन का अपर रूप नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या? बकमिस्टर फुलेरिन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। बी है हीरा, सी है ग्रेफाइट और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? करेक्ट आंसर इज व्हाट? कौन सा सही आंसर है? यहाँ पे सही आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बकमिस्टर फुलेरिन कार्बन का ही एक अपर रूप है। ठीक है, ये आपका कार्बन से ही बना होता है, हीरा भी कार्बन से ही बना होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना होता है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक है, ये फर्क है, तो याद रखना है कि ये अपर रूप नहीं है, ये कार्बन का यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास के नियंत्रित करता है? इनमें से आपका जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वास को नियंत्रित करता है? ठीक है, श्वास पे आपका कंट्रोल बनाता है। ए बोला जा रहा है अग्र मस्तिष्क, बी है आपका पश्च मस्तिष्क और सी है मध्य मस्तिष्क और डी है आपका मध्यांश। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, मध्यांश जो होता है, मध्यांश हमारा श्वास को नियंत्रित करता है। ठीक है, श्वास की रेट जो होगी, कब तेज होगी, कब आपका स्लो होनी है। ठीक है, जैसे सोते समय आपका श्वास कैसा होता है कि रिलैक्स मोड पे आ जाता है, धीमा होता है। ठीक है, वही हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं। और वही हमारे पास जब रनिंग कर रहे होते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उस समय श्वास की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो ये आपका हमारा मध्यांश कंट्रोल करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? ठीक है, ये सबसे आसान आपका जीके का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है आपका यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस है, बी आपका विवेक एक्सप्रेस, सी है थार एक्सप्रेस और डी है आपका लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, 1 वाट। ठीक है, 1 वाट किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन में आपका 1 अर्ग प्रति सेकेंड और बी है आपका 1 पास्कल प्रति सेकेंड, सी है 1 मीटर प्रति सेकेंड और डी है आपका 1 जूल प्रति सेकेंड। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, वाट किसका एसआई यूनिट होता है? तो पावर का होता है। पावर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ वर्क होता है ये बेसिकली। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम आपका ये पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका एसआई यूनिट आपका जूल होता है, टाइम का आपका सेकेंड। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड को ही हम वाट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो यही वाट के रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन हमारा डी नंबर करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? ठीक है, गति का जो दूसरा समीकरण है वो किसके बीच आपका संबंध को दिखाता है? ठीक है, ए बोल रहा है वेग और त्वरण, बी है आपका वेग और समय, सी है स्थिति और वेग और डी है आपका स्थिति और समय। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये स्थिति और समय के बीच में हमारा जो गति का दूसरा समीकरण है वो आपका संबंध बताता है। ठीक है, स्थिति और समय के बीच में, तो ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है क्या, वो पहले समझे आप। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमारा क्या है कि गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताता है? गति का दूसरा समीकरण स्थिति, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, ये आपका एस और टी के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, और गति का पहला समीकरण को भी समझ लें। ठीक है, तो गति का जो पहला समीकरण होता है वो क्या होता है? गति का पहला समीकरण जो होता है वो आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये आपका एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो ये हमारा
गति का पहला नियम, गति का पहला इक्वेशन है, ठीक है। और गति का तीसरा इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो उसको भी समझ ले। वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये आपका गति का तीसरा समीकरण है ना। तो तीनों समीकरण को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा समीकरण को पूछा गया था, मतलब कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका किसके बीच का संबंध है, तो स्थिति और समय के बीच का ये संबंध बताता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका बोरोन, बी है आपका बिस्मथ, सी है आर्सेनिक और डी है जर्मेनियम। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि आपका धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य नहीं करता है। तो इसको हम बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। धातु और अधातु के रूप में दोनों कार्य करने वाले कौन होते हैं, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं, उपधातु, सॉरी उपधातु होते हैं, ठीक है। तो उपधातु इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो बिस्मथ है, ठीक है। तो बिस्मथ आपका क्या है, धातु और अधातु के जैसा, दोनों के जैसा काम नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए और सी और डी, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके उपधातु के उदाहरण हैं, ठीक है। ए और सी और डी, तो बचा कौन सा, एक बिस्मथ, ठीक है। तो बिस्मथ हमारा किसका है, ये आपका उपधातु नहीं है, ठीक है। मतलब कि धातु और अधातु के जैसा ये बिहेव नहीं दिखाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। आपका ऋणात्मक जो त्वरण होता है किसके विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो ये आपका ए बोला जा रहा है आपका वेग, बी है आपका बल, सी है आपका दूरी और डी है संवेग। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण की बात कर रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी आपका डिक्रीज होता है ना, मतलब कि वेग कम होता है, ठीक है। तो वेग कम होने से आपका क्या हो जाता है कि ऋणात्मक त्वरण आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका वेग के विपरीत दिशा को, ऋणात्मक त्वरण वेग के विपरीत दिशा को में होता है, ठीक है। वेग जिस डायरेक्शन में है उसके विपरीत दिशा में होता है, मतलब कि ये नेगेटिव तब होगा जब आपका वेग घटेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि कौन सा विकल्प जो है जिसका आपका एसआई जो है यूनिट जो होती है, ठीक है, इकाई जो है आपका एक आधारभूत इकाई नहीं है। ए बोला जा रहा है पदार्थ की मात्रा, बी है आपका आवृत्ति, सी है आपका ज्योति तीव्रता और डी है विद्युत धारा। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे आवृत्ति जो होगा वो आपका, इसकी जो इकाई होती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है, बेसिक स्टैंडर्ड, जो बेसिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है, ठीक है। इसका आपका क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। बाकी पदार्थ की मात्रा को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ये एसआई यूनिट है, ठीक है, आधारभूत एसआई यूनिट है। और ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला से मेजर करते हैं और शॉर्ट में इसको सीडी लिखते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है, ए लिखते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। तो ये सब आपके आधारभूत इकाई है, अदर देन हमारा बी को छोड़ के, ठीक है। बी को छोड़ दें तो आपका ये सबके सब आपका इनकी आधारभूत इकाई है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, मनुष्यों में श्वसन वर्णक है, ठीक है। मनुष्यों में जो है श्वसन के लिए वर्णक कौन सा है। ए बोला जा रहा है क्लोरोफिल, बी है आपका मेलेनिन, सी है आपका रोटोप्सिन और डी है आपका हीमोग्लोबिन। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। श्वसन के लिए आपका वर्णक जो है, श्वसन वर्णक मनुष्यों में कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ब्लड में घुल करके हर एक जो आपका सेल्स होते हैं, हर एक कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। और कोशिका पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इस आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O बनाती है और उसके साथ में आपका 38 ATP एनर्जी बनाती है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसमें आपका इसके थ्रू होती है, ठीक है। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन कौन ले करके जाता है, तो हीमोग्लोबिन ले करके जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रोसेस से आपका एनर्जी बनाती है उसको कौन सा प्रोसेस में रखा जाता है, तो श्वसन, है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन के में रखा जाता है, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन के लिए आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करता है, पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये वीडियो जो आपको अच्छी लगी और वीडियो जो आपको फ्रूटफुल लगी, समझ में आई है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।